अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसमें हम कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट के साथ लिखेंगे। पहले भी मैंने आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करना सिखाया है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत काम आएगा। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार रन होता है और इसको सिर्फ डिप्लॉयर रन करता है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि बाज़-औक़ात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइज़ करवानी पड़ती हैं। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन कौन होगा, तो हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट को बताएंगे कि ये हमारा एडमिन है। तो और जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेंगे तो वो वैल्यू ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाएगी, उसे कोई चेंज नहीं कर सकेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार रन होता है। तो हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट के साथ यूज़ करना होगा। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जावा वगैरह में बहुत कॉमन होते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आर्गुमेंट से जो फंक्शन की यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम उसे बार बार फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पहली लाइन लिखनी है प्रैग्मा सॉलिडिटी। हर कॉन्ट्रैक्ट की यही पहली लाइन होगी। वर्जन आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम रख लेंगे। नाम आप कोई भी रख लें। मैं लिख देती हूँ कि कंस्ट्रक्टर टेस्ट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और सारा जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा। उसके बाद मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रही हूँ, स्ट्रिंग। जिस तरह की भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट अपना एडमिन बता सकते हैं, एडमिन कौन है, या कोई भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिखूंगी, इसलिए मैं अपना जो वेरिएबल है वो मैं स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनिशियलाइज करवा रही हूँ। इसका नाम मैसेज रख लेते हैं और मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल में इसको कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं दी क्योंकि इसको मैंने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए अपनी इनपुट वैल्यू देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी। सिर्फ वेरिएबल की टाइप बताई है स्ट्रिंग और वो वेरिएबल का नाम बताया है। तो उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ। कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर का ही कीवर्ड आएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने लिखना है स्ट्रिंग मेमोरी और मैसेज। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। पहले हम लिख लेते हैं मैसेज इज इक्वल टू अंडरस्कोर मैसेज। आपने सेमीकोलन लगाना याद रखना है वरना ये एरर देगा। कंस्ट्रक्टर को मैंने मैसेज का आर्गुमेंट दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ अंडरस्कोर लगा दिया है। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें इजी रहता है तो मैं इसी तरह ही करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर में ये डिफाइन कर दिया है कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है यानी कि मैसेज, वो इज इक्वल टू है इस मैसेज के जो मैंने कंस्ट्रक्टर में बताया है। यानी कि एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट मैं कंस्ट्रक्टर को जो स्ट्रिंग वैल्यू मैसेज की दूंगी वो इस हमारे ग्लोबल वेरिएबल के इक्वल हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें अंडरस्कोर लगाया है। ना भी लगाएं तो हो जाएगा। उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मैं बना रही हूँ गेट वैल्यू का, कि ये फंक्शन जो है हमें वैल्यू शो करवा देगा जो भी हमने कंस्ट्रक्टर को दी है। इसको हम पब्लिक करेंगे क्योंकि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से एक्सेस करना है, आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम इसे पब्लिक कर रहे हैं। और व्यू करवाना है। व्यू का कीवर्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल से हमारी वैल्यू को रीड करेगा। ये डाटा को रीड करता है, मॉडिफाई नहीं करता। हमने अपना डाटा रीड करवाना है तो इसलिए मैंने व्यू का कीवर्ड लगाया है। उसके बाद रिटर्न्स लगाकर हम पैरेंथेसिस में बताएंगे कि हमें स्ट्रिंग में डाटा रिटर्न चाहिए। मेमोरी का कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न हमें चाहिए मैसेज। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने यहाँ मेमोरी का कीवर्ड लगाया है। तो मेमोरी का कीवर्ड हम इसलिए लगाते हैं, किसी भी आप डाटा को टेम्परेरी स्टोरेज करवा रहे हैं तो मेमोरी का कीवर्ड लगेगा। और भी कीवर्ड हैं डाटा को स्टोरेज करवाने के लिए, लेकिन अगर टेम्परेरी स्टोरेज आप चाहते हैं तो मेमोरी का कीवर्ड लगेगा। अगर परमानेंट स्टोरेज है तो उसके लिए स्टोरेज का कीवर्ड यूज़ होता है जो हम आगे यूज़ करेंगे। और आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमें रिटर्न में वैल्यू यूइंट में चाहिए, मतलब कोई इंटीजर में चाहिए, तो हम उसके साथ मेमोरी का कीवर्ड नहीं लगाते, लेकिन स्ट्रिंग में अगर हमें चाहिए तो हम स्ट्रिंग के साथ मेमोरी का कीवर्ड लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम इनको डिप्लॉय करके देखते हैं।
हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और डिप्लॉय में हमारे पास देखें कंस्ट्रक्टर टेस्ट का हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नेम आ गया, तो हम डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। ग्रीन टिक हमें बता रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। उसके बाद हम यहाँ टेस्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। जब हम इसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो डिप्लॉय करने के बाद जब हमने टेस्ट किया तो हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आई। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने जो यहाँ कंस्ट्रक्टर का फंक्शन लगाया है उसमें हमने इनपुट दे दिया, इनपुट वैल्यू दी है, आर्गुमेंट उसमें रिक्वायर है। तो अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने के लिए एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट हमें एक इनपुट वैल्यू देनी होगी, तभी ये डिप्लॉय होगा और इसका फंक्शन रन होगा। तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय के लिए वैल्यू दे देती हूँ, आप कुछ भी लिख दें। जैसे आप यहाँ लिख दें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये कंस्ट्रक्टर हमसे वैल्यू मांग रहा है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। जब हम इसको वैल्यू देने के बाद इसे डिप्लॉय करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये ब्लॉकचेन पर सेव हो जाएगी और फिर इसे कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो अब हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। ये हमारा डिप्लॉय हो गया है, इसे हम टेस्ट करेंगे। अब आपने गेट वैल्यू के फंक्शन पे क्लिक करना है तो ये इसने आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर दी कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब आपको समझ आई होगी कि कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करते हैं। और ये सिर्फ एक ही दफ़ा रन होगा। जो हम फंक्शन बनाते हैं उसे तो हम बार बार रिटर्न करवा सकते हैं, बार बार रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें कोई ऐसी कंडीशन लगाई है कंस्ट्रक्टर में कि ये वाला एड्रेस एडमिन हो जाए तो वही एड्रेस एडमिन होगा, उसके बाद उसको कोई रन नहीं कर सकेगा, दोबारा उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर का यूज़ है। अब मैं आपको एक और कीवर्ड का बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर व्यू का कीवर्ड लगाया है जो कि डाटा को रीड करता है, मॉडिफाई नहीं करता। इस तरह व्यू की तरह एक और कीवर्ड है जो है प्योर का कीवर्ड। प्योर का कीवर्ड करता है क्या है? प्योर के कीवर्ड का मतलब ये है कि फंक्शन से ये किसी भी फंक्शन से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना तो आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना इनसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए काम करेगा, इसके बाहर अगर कोई डाटा है तो उससे ये इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो प्योर के कीवर्ड का ये यूसेज है। अब आप देखें कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो डाटा को रीड कर रहा है, वो मैसेज के वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैसेज के वेरिएबल का डाटा एक्सेस कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है ये प्योर नहीं है, ये व्यू है। और यहाँ मैंने जब प्योर लिखा तो इसने मुझे एरर भी दे दी है। देखें यहाँ पर ये एरर भी आ रहा है, इसे आप रीड कर सकते हैं एरर को। वो कह रहे हैं कि फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन रीड फ्रॉम द एनवायरनमेंट और स्टेट एंड द रिटर्न मैसेज। तो वो कह रहे हैं कि ये आपका जो फंक्शन है आपने यहाँ पर प्योर लगा दिया है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो इन्वायरमेंट से डाटा रीड कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन प्योर नहीं है, ये व्यू है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो वेरिएबल्स आते रहेंगे मैं आपको उनके बारे में बताती रहूँगी, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हम msg.sender का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। msg.sender को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली ये एक एड्रेस होता है। जब भी हम कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो जिस अकाउंट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है वो अकाउंट msg.sender कहलाता है। जिस तरह हमने पहले भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए हैं, हमारे पास ये यहाँ पर काफ़ी सारे एड्रेस मौजूद हैं, लेकिन हमने पहले अकाउंट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है, इसलिए जो हमारा ये अकाउंट है ये msg.sender है। इसी तरह अगर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस अकाउंट से एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो msg.sender होगा। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो हर फंक्शन को जिस अकाउंट से डिप्लॉय किया जाएगा तो वो अकाउंट msg.sender कहलाएगा, वो एड्रेस msg.sender कहलाएगा। तो आपने इसको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आगे हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत यूज़ करना है। msg.sender को समझने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस होगा वो यही होगा कि हमें वो फंक्शन msg.sender रिटर्न करवा दे, यानी कि जिस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करें, जिस अकाउंट से एग्जीक्यूट करें वो अकाउंट हमें मिल जाए, वो अकाउंट हमें शो करवा दे। तो हम उसको समझने के लिए msg.sender को डीपली समझने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। पहली लाइन इसी तरह ही होगी, pragma solidity कैरेट वर्जन सेमीकोलन और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड, इसका नाम आप लिख लें कोई भी। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं।
और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम डिसाइड करेंगे। फंक्शन का नाम आप रख लें गेट अकाउंट, और इसका नाम रखने के बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएं और उसके बाद इस फंक्शन को पब्लिक कर दें, व्यू कर दें। और रिटर्न्स में हमें क्या चाहिए, रिटर्न्स में हमें एड्रेस चाहिए। एड्रेस भी सॉलिडिटी में एक डाटा टाइप है। जिस तरह से यूइंट और स्ट्रिंग डाटा टाइप हैं, हमें इसमें डाटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसमें डाटा टाइप बताना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम मैं अकाउंट रख रही हूँ। तो वेरिएबल के साथ भी मैंने एड्रेस लगाया है क्योंकि जो मेरी डाटा टाइप है उसमें मुझे रिक्वायरमेंट एड्रेस है। तो एड्रेस रिक्वायरमेंट के लिए उसी की डाटा टाइप यूज़ होगी, तो इसलिए मैंने एड्रेस लगाया है। जिस तरह कि हमें अगर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग की डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। हमें कोई नंबर में वैल्यू चाहिए तो हम उसके साथ यूनिट या इंट लगाते हैं। इसी तरह मुझे एड्रेस चाहिए तो इसमें एड्रेस डाटा टाइप हमें बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं काउंट इज इक्वल टू msg.sender। अब यहाँ पर मैंने msg.sender लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि हमें ये इस फंक्शन का एड्रेस चाहिए। तो जितनी बार भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी ही बार ये आपको एड्रेस रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन किसका, msg.sender का, यानी कि वो एड्रेस आपको रिटर्न होगा जिस एड्रेस से आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और इस फंक्शन को हमने पब्लिक इसलिए किया क्योंकि हमें इसे एक्सेस करना है। और व्यू मैंने आपको बताया था कि व्यू का मतलब होता है डाटा को रीड करना, और ये यहाँ से वेरिएबल के डाटा को रीड करेगा, इसलिए हमने इसे व्यू करवाया है। और रिटर्न्स में हमने एड्रेस लिखा है। रिटर्न्स के साथ हम डाटा टाइप लिखते हैं, तो हमारी डाटा टाइप एड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ एड्रेस लिखा है। और हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो ऐसा वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाता है। आपने हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, हर चीज़ को आपने याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो हमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स में किया था, उसे हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और जो फंक्शन के अंदर होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो फंक्शन के बाहर होता है उसे हम स्टेट वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। इस फंक्शन का बेसिकली पर्पस यही है कि ये हमने एड्रेस रिटर्न करवाएगा किसका, msg.sender का। और msg.sender को सॉलिडिटी अच्छी तरह से जानती है कि ये वही एड्रेस है जिससे हम कॉल कर रहे हैं। तो अब हम इसे डिप्लॉय करके देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या कंपाइल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंपाइल हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंपाइल होने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट का नाम शो हो रहा है डिप्लॉयर। अब हम इसे डिप्लॉय करेंगे और आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे पास यहाँ डिप्लॉय के साथ कोई इनपुट फील्ड नहीं है। इनपुट फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं किया, इसलिए इसने हमसे कोई इनपुट नहीं मांगा है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे यहाँ से, और हमारा जो फंक्शन है गेट अकाउंट का उसको हम रन करेंगे। जब हमने उसको रन किया तो उसने हमें एड्रेस रिटर्न में दे दिया। ये वही एड्रेस है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। फंक्शन को हमने रन किया, ये वही अकाउंट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें OX5B से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने ये जो अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है ये भी OX5B से स्टार्ट हो रहा है। हमने इस अकाउंट से फंक्शन अपना एग्जीक्यूट किया और अकाउंट को डिप्लॉय किया, तो इसने हमें यही एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो अब आपको msg.sender का समझ आया होगा कि ये क्या चीज़ है। इसे हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी और अच्छी तरह से समझेंगे। इसकी आप भी प्रैक्टिस करें। आप लोगों का वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हैं। जिस तरह के सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें हमें वेरिएबल की डाटा टाइप बताना लाजमी होता है। वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं और उनके नाम डिफ्रेंशिएट किए हैं। इस तरह मैंने यहाँ माई डाटा का वेरिएबल बनाया है, तो मुझे इस डाटा के वेरिएबल में एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करवाना है। तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए मुझे इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी जो है स्ट्रिंग, और इसे हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और इसी तरह अगर मुझे कोई एड्रेस को स्टोर करवाना है
जिस तरह कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड्रेस। अगर मुझे एड्रेस को स्टोर करवाना है तो मुझे इसकी भी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, और इसकी डाटा टाइप बताने के लिए आप एड्रेस ही लिखते हैं। इसी तरह अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करवाना है तो मुझे उसकी भी डाटा टाइप बताना पड़ेगा, जैसा इंट है या यू इंट है। ये दोनों नंबर्स को स्टोर करवाते हैं, लेकिन इंट और यू इंट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंट में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करवा सकते हैं, जबकि यू इंट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होते हैं। और यू इन 256 एंड यू इंट 8 में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़े नंबर्स को यूज़ करना हो जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह मिलियंस या बिलियंस में हो, तो हम यू इन 256 लिखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल टाइप का नंबर है तो उसके लिए यू इंट 8 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यू इंट ही यूज़ करूँगी क्योंकि अभी हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इनकी यूसेज बताना था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक स्ट्रक्ट डाटा टाइप होती है, तो स्ट्रक्ट डाटा टाइप बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट का ही कीवर्ड लगाना पड़ता है। उसके बाद आप स्ट्रक्ट का नाम लिख दें। और स्ट्रक्ट डाटा टाइप इसलिए यूज़ होती है कि इसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। मतलब ये कि जैसा मैंने आपके ऊपर बताया, हमने एक एक वेरिएबल बनाया और हमने उसकी एक एक डाटा टाइप बता दी। लेकिन स्ट्रक्ट जो है एज अ होल आपको वेरिएबल स्टोर करवाएगा। इसमें आप इंट, यू इंट, एड्रेस, मतलब एक ही स्ट्रक्ट में आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को स्टोर करवा सकते हैं। मतलब आप यू इंट भी स्टोर करवा सकते हैं, इसके साथ आप एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं, साथ ही आप इसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये भी हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होगा। और इन सब के साथ मैंने स्टेट वेरिएबल इसलिए लिखा है, वैसे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट सा बना दिया है। तो जो भी वेरिएबल्स हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं लेकिन फंक्शंस के बाहर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और इनका जो एक्सेस है वो ग्लोबली है, मतलब हम इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी फंक्शंस बनाएंगे वो इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर लेंगे क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम अमाउंट है और वो यू इंट उसकी टाइप है। इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है और इसकी एक्सेस भी सिर्फ इस फंक्शन तक ही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर करनी थी। ये सॉलिडिटी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर सॉलिडिटी आप नहीं समझ सकते। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सॉलिडिटी को डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।